हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश सूत्रा। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आप लोगों के लिए आज जो है एक मिसलेनियस क्वेश्चंस जो है वो लेकर आई हूँ, जो डिफरेंट मैंने उसे कलेक्ट करे हैं। आई होप कि आपको पसंद आएंगे। पहले से तबीयत अब मेरी बेहतर है, और मेरे को एक चीज़ ये भी है कि भाई पता चला कि भाई जब आपकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो तभी जो है वो वीडियो बनाना चाहिए, अदरवाइज़ कई बार चीज़ें जो है वो गड़बड़ भी हो जाती हैं। तो आज जो है मैं बाकायदा चीज़ों को काफ़ी अच्छे से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इनके साथ मैं आप लोगों को इनके एक्सप्लेनेशंस भी दूंगी कि ये क्या है, किस तरीके से है। ये डिफरेंट एग्जाम्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ डिनूमो? इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है दैट इज डिनूमो। व्हाट इज डिनूमो? एक्चुअली पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि डिनूमो का मीनिंग क्या होता है। डिनूमो डिनूमो एक फ्रेंच वर्ड है। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है अनटाइंग ऑफ द प्लॉट। प्लॉट का खुलना, चीज़ों का संभलना, सुधरना, उसे चीज़ों का संभलना, चीज़ों का खुलना, संभलना सुधरना छोड़िए, चीज़ों का खुलना, फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ द प्लॉट। तो फाइनल रेजोल्यूशन इन अ प्ले, इन अ नॉवल, उसे क्या कहा जाता है? डिनूमो। कि जब चीज़ें जो है वो खुल जाती हैं, फाइनल अनटाइंग ऑफ द प्लॉट, तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज़ नोन एज डिनूमो। तो इसका आंसर है आपका डिनूमो का फाइनल रेजोल्यूशन इन अ प्ले या नॉवल एट्सेट्रा। और इसके बारे में मैंने आपको बताया, इट्स अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स अनटाइंग ऑफ द प्लॉट। द पैशनेट पिलग्रिम वॉज अ कलेक्शन ऑफ हाउ मैनी पोएम्स। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये है क्या। देखिए, जो पैशनेट पिलग्रिम है, पैशनेट पिलग्रिम के बारे में मैं आपको बताऊं, ये जो पैशनेट पिलग्रिम है, इट इज़ एन एंथोलॉजी। इट्स एन एंथोलॉजी ऑफ 20 पोएम्स। ये 20 पोएम्स की एंथोलॉजी है और इसमें से ये इसे पब्लिश करा था। इसके मैं बारे में एक और चीज़ भी बता देती हूँ। विलियम जैगर्ड के द्वारा इसे पब्लिश करा गया था। विलियम जैगर्ड के द्वारा इसे पब्लिश करा गया था और ये कहा गया था कि ये पोएम्स जो हैं ये शेक्सपियर की हैं, ये विलियम शेक्सपियर की पोएम्स हैं, जबकि इनमें से केवल 5 ही पोएम्स विलियम शेक्सपियर की हैं। तो इसका आंसर है 20। तो द पैशनेट पिलग्रिम वॉज अ कलेक्शन ऑफ हाउ मेनी पोएम्स? द पैशनेट पिलग्रिम्स इज अ कलेक्शन ऑफ 20 पोएम्स, जिनका पर यह दावा किया गया था कि ये विलियम शेक्सपियर की हैं सारी पोएम, बट इट इज़ नॉट सो। इनमें से 5 ही पोएम विलियम शेक्सपियर के हैं और ये जो है इस 1599 में ये एंथोलॉजी आई थी और इसके पब्लिशर का नाम है विलियम जैगर्ड। तो ये देख लीजिएगा आप, ये वाला जो पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। What Shakespearean character does Prufrock compare himself to? तो चलिए पहले इसके बारे में बात करते हैं कि एक पोएम है बहुत फेमस टी.एस. इलियट की, द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ये बहुत ही फेमस पोएम है मॉडर्न राइटर टी.एस. इलियट की। इसमें टी.एस. इलियट ने में ये जो पोएम है, इसमें जो टेक्निक यूज़ करी है, इसमें इंटीरियर मोनोलॉग चलता है। इंटीरियर मोनोलॉग है यानी कि अंदर ही अंदर डायलॉग्स जो हैं वो चलते रहते हैं। इंटीरियर मोनोलॉग जो है वो टेक्निक इसमें यूज़ की गई है
और इसमें जो प्रूफरॉक है वो खुद को कंपेयर करता है प्रिंस हैमलेट से। कहता है आई एम नो प्रिंस हैमलेट नॉर वांट टू बी, कि ना तो मैं प्रिंस हैमलेट हूँ ना मैं बनना चाहता हूँ। तो द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफरॉक जो कि टी.एस. इलियट की पोएम है, और ये पोएम एक इंटीरियर मोनोलॉग स्टाइल में लिखी हुई है। इसमें जो प्रूफरॉक है वो खुद को कंपेयर करता है प्रिंस हैमलेट से। कहता है मैं कोई प्रिंस हैमलेट नहीं हूँ, ना ही मैं बनना चाहता हूँ। हालांकि इसमें एक आयरॉनिकल पुट है, और बिल्कुल जैसे वो हैमलेट जो है वो अपने डिसीजंस ले पाने में असमर्थ है, उसी तरीके से प्रूफरॉक भी अपनी भावों को कहने में असमर्थ है। तो ये लाइंस, ये जो प्रूफरॉक है, ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू हैमलेट। In his essay, Hamlet and His Problems, what does Eliot call the form through which the artist creates emotional significance? देखिए ये इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ठीक है, कोरिलेटिव है ये। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मीनिंग होता है, देखिए ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है क्या, इसके बारे में समझिए। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव मीन्स होता है it's a group of things, events, which systematically create an effect. which systematically represent emotion। देखिए अपने ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में टी.एस. इलियट ने कहा कि हैमलेट का आर्टिस्टिक फेलियर कहने का एक रीज़न था कि उसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है। अब ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है क्या? इसका मतलब होता है कुछ घटनाएं, कुछ इवेंट्स जो आपको एक इमोशन को उभारने में हेल्प करते हैं। ये टर्म सबसे पहले यूज़ करी थी वॉशिंगटन एल्स्टन ने। इट मीन्स व्हेन वी फील, जब हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं, कोई प्ले देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, एंड व्हेन वी स्टार्ट फीलिंग लाइक द प्रोटैगनिस्ट, तो इट मीन्स उसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है। बट इफ़ वी डू नॉट फील लाइक हिम, तो इसका मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है। तो इसी वजह से टी.एस. इलियट ने ये माना कि हैमलेट जो है वो एक, उसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है, इसीलिए वो एक आर्टिस्टिक फेलियर है। तो ये है ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में इलियट ने जो फॉर्म थ्रू विच द आर्टिस्ट क्रिएट्स इमोशनल सिग्निफिकेंस, उसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। Which magazine criticized Endymion by Keats as nonsense? बेचारे कीट्स को किस मैगजीन ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसको क्रिटिसाइज़ करा था, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये जानें कि कीट्स जो है वो एक, कीट्स के पास अपोथेकेरी का सर्टिफिकेट था। उसके पास कीट्स जो है एक, उसके पास दवाई अपोथेकेरी का लाइसेंस था कि वो एक अपोथेकेरी के रूप में प्रैक्टिस कर सकता था। कीट्स एक मध्यम वर्ग से आता था जिसको कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री का लेबल लगाया गया था, जिसके ऊपर उसका जो वर्क है एंडीमियन, बहुत ही प्यारी पोएम है, लेकिन इस पोएम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था ब्लैकवुड मैगज़ीन के द्वारा। ब्लैकवुड मैगज़ीन के द्वारा इसे क्रिटिसाइज़ किया गया था, और इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि देखिए ये ऐसा है कि 1818 में, इन 1818, लॉकहार्ट जो कि पब्लिशर थे, जॉन गिब्सन लॉकहार्ट ने ये कहा था, लॉकहार्ट क्रिटिसाइज्ड कीट्स। जॉन गिब्सन लॉकहार्ट ने कीट्स को काफ़ी जो क्रिटिसाइज़ किया था,
और उनका ये कहना था कि एक स्टार्व्ड पोथेकेरी रहना ज़्यादा बेहतर है एक स्टार्व्ड पोएट रहने से। उसका ये मानना था कि एक नोबल प्रोफेशन को छोड़कर कीट्स ने कविता लिखने का सोचा है जो सर्टेनली उसका कप ऑफ टी नहीं है। तो ब्लैकवुड मैगज़ीन ने काफ़ी जो है क्रिटिसाइज़ करा था, और उसमें भी किसने, लॉकहार्ट ने क्रिटिसाइज़ किया था कीट्स की पोएम एंडीमियन को। Which poem did P.B. Shelley write when he heard about Peterloo Massacre? शेले ने कौन सी पोएम लिखी थी जब उसने पीटरलू मैसाकर के बारे में सुना था? तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं कि शेले ने, ये एक पॉलिटिकल पोएम है जो शेले ने लिखी थी जब उसने पीटरलू मैसाकर के बारे में सुना था। ये देखिए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये पोएम लिखी थी शेले ने, द मास्क ऑफ एनार्की ये है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं कि ये 1819 में लिखी हुई पोएम है। ये एक पॉलिटिकल पोएम है, ये एक पॉलिटिकल पोएम है, द मास्क ऑफ एनार्की। और ये शेले ने लिखी थी। ये पहली पोएम है जिसमें नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को इस पोएम में शेले ने नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को बताया है। जैसे ही पीटरलू मैसाकर हुआ था तो उसके बाद शेले ने लिखी थी द मास्क ऑफ एनार्की, जो कि एक पॉलिटिकल पोएम है। पीबी शेले यूज्ड टू राइट आर्टिकल्स फॉर। पीबी शेले कौन से मैगजीन के लिए आर्टिकल्स लिखा करता था? तो उसका नाम है एग्जामिनर। एग्जामिनर जो मैगज़ीन जो कि लेहंट के द्वारा शुरू करी गई थी, और एग्जामिनर के लिए पीबी शेले ने जो है वो अपना आर्टिकल्स दिया करते थे। और इस मैगज़ीन को कोई एक बहुत अच्छे लेवल का नहीं माना जाता था। द टर्म पोइटिक जस्टिस वॉज इन्वेंटेड बाय। सबसे पहले पोइटिक जस्टिस के बारे में जान लेते हैं। पोइटिक जस्टिस जो टर्म है वो टॉमस राइमर के द्वारा दी गई है, और पोइटिक जस्टिस का मतलब होता है अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा होना, दैट इज नोन एज पोइटिक जस्टिस। और ये टर्म जो दी गई है दैट इज गिवन बाय टॉमस राइमर। टॉमस राइमर के द्वारा दी गई है। किस में दी गई है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये दी गई है ट्रेजेडीज ऑफ द लास्ट एज कंसिडर्ड, ये उसमें ये टर्म दी गई है टॉमस राइमर के द्वारा पोएटिक जस्टिस में, ट्रेजेडीज ऑफ द लास्ट एज कंसिडर्ड। The poem Mont Blanc is answer to which of the following poems? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये जो पोएम है इंग्लिश में इसे मॉन्ट ब्लैंक कहते हैं, लेकिन ये जो है बहुत बड़ा पर्वत है, मो ब्ला कहा जाता है इसे इटालियन वर्ड्स में, मो ब्ला। तो टू विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, ये जो पोएम है ये किस पोएम का जो है जवाब देती हुई पोएम है? तो भैया ये जवाब देती हुई है टिंटन एबे का। अब इसके बारे में सुन लीजिए क्या है। देखिए ये हाईएस्ट माउंटेन है इन द एल्प्स, मोब्ला। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो पोएम है मॉन्ट ब्लांक, ये 144 लाइन्स के नेचुरल 144 लाइन की पोएम है, और ये it was written as a response to टिंटन एबे। देखिए ये जो पोएम है ये वर्ड्सवर्थ के टिंटन एबे के रिस्पॉन्स में लिखी गई थी। 144 लाइन्स की जो पोएम है ये, और इस पोएम में मॉन्ट ब्लांक, मोब्ला जो कि हाईएस्ट माउंटेन है एल्प्स में,
और शेले ने इस पोयम को टिंटन एबे का आंसर या टिंटन एबे के रिस्पॉन्स में इस पोयम को लिखा था मोबला। आई होप आपको कुछ चीज़ें इसमें अच्छे से नए कुछ पता चल रही होंगी। क्वेश्चन तो मैंने अपनी तरफ से अच्छे ही छाटे हैं। हु रॉट द प्ले शेक्सपियर इन लव, कि ये प्ले किसने लिखा है, शेक्सपियर इन लव जो है वो किसने लिखा है, तो दैट इज़ रिटन बाय मार्क नॉर्मन एंड टॉम स्टॉपर्ड। शेक्सपियर इन लव जो वर्क है ये एक प्ले है और ये लिखा गया है मार्क नॉर्मन एंड टॉम स्टॉपर्ड के द्वारा ये लिखा गया है। और ये एक जो एक प्ले है शेक्सपियर इन लव और इसको लिखा है मार्क नॉर्मन एंड टॉम स्टॉपर्ड ने। नेक्स्ट वन इज Where did Tennyson conceive of the idea for Tears Idle Tears? टेनिसन ने जब ये पोएम लिखी है टीयर्स आइडल टीयर्स, तो इसका आइडिया कब कहाँ से आया? तो ये जो आइडिया है ये आइडिया आया टेनिसन को जब वो घूमने के लिए गए। टेनिसन को ये आइडिया आया टिंटन एबे नाम की मठ से। टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ की पोएम से नहीं, टिंटन एबे मठ से ये आइडिया आया। टेनिसन ने कंसीव करा था आइडिया टीयर्स आइडल टीयर्स का जब वो टिंटन एबे घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ से उन्होंने ये आइडिया लिया था टीयर्स आइडल टीयर। इसका वर्ड्सवर्थ की पोएम से कोई लेना देना नहीं है। ही विजिटेड, ये टिंटन एबे एक मठ है, जब ये वहाँ घूमने के लिए गए थे टेनिसन, तो उन्हें तब वहाँ पर टीयर्स आइडल टीयर्स लिखने का विचार आया। तो टिंटन एबे मठ से उनका आइडिया आया उन्हें ये लिखने का, टीयर्स आइडल टीयर्स। मकबेथ रिसीव्स अ डायमंड फॉर हिज वाइफ फ्रॉम, ये जो प्ले है शेक्सपियर का मकबेथ, इस प्ले में ये दिखाया गया है कि बैंकों के थ्रू एक डायमंड रिंग दी जाती है मकबेथ को उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ के लिए। तो ये डंकन की तरफ से एक डायमंड जो है वो रिसीव करता है, डायमंड रिंग रिसीव करता है मकबेथ अपनी वाइफ को देने के लिए, क्योंकि वो डंकन खुश होकर देते हैं। तो यहाँ पर मकबेथ रिसीव्स अ डायमंड फॉर हिज वाइफ फ्रॉम, तो यहाँ पे है डंकन की तरफ से, मतलब डंकन ने जो है वो डायमंड रिंग दी थी बैंकों को, और बैंकों ने दी थी वो मकबेथ को। Who coined the term silver fork for novels? किसने सिल्वर फॉक फॉर नॉवेल्स जो है वो टर्म बनाया है नॉवेल्स के लिए? इसका आंसर है आपका हैजलिट। ये सिल्वर फॉक नॉवेल्स क्या होते हैं? सिल्वर फॉक नॉवेल्स का मतलब समझिए, सिल्वर फॉक नॉवल मीन्स फैशनेबल नॉवेल्स। ये फैशनेबल नॉवेल्स हैं और जिसमें एरिस्टोक्रेसी नोबल्स के बारे में बताया जाता है। ये टर्म लेकर आए थे हैजलिट और ये सिल्वर फॉक नॉवेल्स, और इसका मतलब होता है फैशनेबल नॉवेल्स जो कि एरिस्टोक्रेसी और नोबल्स पर आधारित होते हैं। ऐसे नॉवेल्स को कहा जाता है सिल्वर फॉक नॉवेल्स। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका दैट इज गिवन बाय हैजलिट। Now the next one is, which of the following plays was influenced by the 1605 gunpowder plot? अब गनपाउडर प्लॉट के बारे में अगर आप लोगों को पता हो तो गनपाउडर प्लॉट जिसमें जेम्स वन को उड़ाने की साजिश रची गई थी, क्योंकि जेम्स वन जब गद्दी पर आया था तो ये सोचा गया था कि शायद जेम्स वन के आने से जो कैथलिक्स हैं उनको दोबारा से वो स्थान मिल जाएगा जो क्वीन मैरी के समय था, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने ये सोचा कि जो कैथलिक्स थे कि हम जो है पार्लियामेंट और जेम्स वन दोनों को ही उड़ा देते हैं। इसके लिए बाकायदा एक योजना बनाई गई जो इसमें गाय फॉक्स को जो गाय फॉक्स चेक करने के लिए गए वहाँ पर कि भाई जो गन पाउडर वगैरह सब ठीक है नहीं है, और वो पकड़े गए जिससे जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स थे उनके नाम जो हैं वो उगलवा लिए गए। और इस दिन को
5 नवंबर को उसके अगले साल से गाय फॉक्स डे के नाम से मनाया जाने लगा। और इस गन पाउडर प्लॉट को शेक्सपियर ने अपने प्ले मकबेथ में दिखाया है, ये दिखाने के लिए कि आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस थिंग, मैं कहीं से भी केट स्पाई के कि मेरा कहीं से कहीं तक भी किसी भी कॉन्स्पिरेटर, चाहे वो केट स्पाई हो चाहे वो कोई भी हो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो शेक्सपियर ने गन पाउडर प्लॉट को स्थान दिया है अपने प्ले मकबेथ में। तो इसका आंसर है मकबेथ। Who was the king before हेनरी फोर्थ? हेनरी फोर्थ से पहले किंग कौन था? अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये शेक्सपियर की एक टेट्रोलॉजी भी है। और हेनरी फोर्थ कहते हैं कि भाई किंग बन गया था हेनरी फोर्थ जब रिचर्ड सेकंड ने गद्दी एब्डिकेट कर दी थी। तो ये हेनरी फोर्थ से पहले जो राजा था वो था रिचर्ड सेकंड। रिचर्ड सेकंड वॉज द किंग बिफोर हेनरी फोर्थ। हेनरी फोर्थ से पहले जो राजा था दैट वॉज रिचर्ड सेकंड। बहुत ही कमजोर राजा था रिचर्ड सेकंड। इन द प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट 1 फॉल्स्टॉफ्स फेवरेट लिटरेरी डिवाइसेस, शेक्सपियर की ये टेट्रोलॉजी है जिसमें रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 एंड हेनरी फिफ्थ है। इसमें एक बहुत ही कॉमिक कैरेक्टर शेक्सपियर ने लाया है जिसका नाम है फॉल्स्टॉफ। और फॉल्स्टॉफ जो है वो दिखाया है कि वो बहुत अच्छा दोस्त है प्रिंस हॉल या हेनरी भविष्य के हेनरी फिफ्थ का। और उसका ये है कि वो जब बात करता है तो पन में बात करता है, यानी कि उसके एक एक वर्ड के 2 या 3 मीनिंग्स होते हैं। तो इसका जो फॉल्स्टॉफ का जो फेवरेट स्पीकिंग डिवाइस है दैट इज पन। तो पन वो जो है पन में बात करता है, तो यहाँ पर इसका आंसर है पन। ओवर हाउ मेनी डेज डज द एक्शन ऑफ द टेम्पेस्ट टेक प्लेस? शेक्सपियर का प्ले टेम्पेस्ट जो कि उनका स्वान सॉन्ग भी है, उसका एक्शन कितने लंबे समय तक रहा? तो टेम्पेस्ट का एक्शन केवल 1 दिन का एक्शन है। टेम्पेस्ट पे ही जो एक कॉमेडी लिखी है ड्राइडन ने और सर विलियम डेवनेंट ने, जिसका नाम है द एन्चेंटेड आइलैंड। और ये जो टेम्पेस्ट है इसका जो एक्शन है दैट इज ओनली फॉर 24 आवर्स, तो यानी कि 1 डे। तो इसका आंसर है 1 डे। द प्रोलॉग टू रोमियो एंड जूलियट इज इन द फॉर्म ऑफ, जो रोमियो एंड जूलियट का प्रोलॉग है जिससे सारी कहानी पता चलती है वो किस फॉर्म में है? तो रोमियो एंड जूलियट का जो प्रोलॉग है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सोनेट एंड दैट टू शेक्सपियरियन सोनेट। वही 3 क्वाट्रेंस 1 काप्लेट। तो रोमियो एंड जूलियट का जो प्रोलॉग है जिसमें सारी कहानी जो है वो पता चलती है, वो प्रोलॉग जो है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सोनेट। इट मीन्स 14 लाइन की पोएम में ये प्रोलॉग जो है वो लिखा गया है। What is a ghost word? घोस्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? घोस्ट वर्ड का मतलब होता है कुछ ऐसे शब्द जो अब चलन में नहीं है, ऐसे शब्दों को कहा जाता है घोस्ट वर्ड। देखिए काइंड ऑफ वर्ड विच हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, एक ऐसा शब्द जिसका अब एग्जिस्टेंस नहीं है उसे कहा जाता है घोस्ट वर्ड। तो इसका आंसर है आपका डी, a kind of word which have no real existence. Who wrote King Lear's Wife a poetic drama? किंग लियर्स वाइफ अ पोइटिक ड्रामा किसने लिखा है? एक्चुअली कई बार क्वेश्चंस इस तरीके से भी आ जाते हैं कि भाई ये बुक किसने लिखी, ये ड्रामा किसने लिखा। तो शेक्सपियर के जो ये वर्क है किंग लियर्स वाइफ, इसके ये किसने लिखा है अ पोइटिक ड्रामा? ये लिखा है गॉर्डन बॉटमली ने। ये गॉर्डन बॉटमली के द्वारा लिखा हुआ प्ले है जिसमें किंग लियर की वाइफ के किंग लियर्स वाइफ ये लिखा है गॉर्डन बॉटमली ने।
ऑल इज ट्रू इज द सबटाइटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर। पहले हम बात करते हैं शेक्सपियर का एक प्ले है जिसका नाम है हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ एक कोलैबोरेशन जो है में लिखा गया है। कोलैबोरेशन में किसके? शेक्सपियर एंड फ्लेचर। फ्लेचर के साथ फ्लेचर एंड शेक्सपियर ने मिलकर इस प्ले को लिखा है। यह प्ले जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री जो है वो रखता है। इस प्ले के मंचन के दौरान ही ग्लोब थिएटर 1613 में जलकर खाक हो गया था और इस प्ले का जो ऑल्टरनेटिव टाइटल था दैट वाज ऑल इज ट्रू। तो हेनरी एट्थ इसका आंसर है कि हेनरी एट्थ ऑल इज ट्रू इज द सब ऑल्टरनेटिव सब टाइटल ऑफ द प्ले हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ जो कि एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है शेक्सपियर और फ्लेचर का, और इसका ऑल्टरनेटिव टाइटल रखा गया था ऑल इज ट्रू। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये क्वेश्चंस जो हैं थोड़ा सा अच्छे से लग रहे होंगे क्वेश्चन। तो द फीस्ट एंड नून ग्रीव हाई इज द एग्जाम्पल ऑफ, इसमें मैंने एक इसका भी एग्जाम्पल लिया है फिगर ऑफ स्पीच का। चलिए बात करते हैं। एक फिगर ऑफ स्पीच होती है ज़्यूग्मा। ज़्यूग्मा का मतलब होता है योग। इसमें एक वर्ब से दो नाउन या दो वर्ड्स जुड़े रहते हैं, वर्ड नंबर 1 एंड वर्ड नंबर 2। अब आप इसमें देखिए द फीस्ट एंड द नून ग्रीव हाई, इसमें जो हमारा वर्ब है दैट इज ग्रीव। द फीस्ट ग्रीव हाई एंड द नून ग्रीव हाई। जब एक वर्ब से दो नाउन दो वर्ड्स जुड़े हुए होते हैं उस फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है दैट इज नोन एज ज़्यूग्मा। तो ज़्यूग्मा या योग जिसमें एक वर्ब से दो वर्ड्स जुड़े रहते हैं दैट इज नोन एज ज़्यूग्मा। What is the short form of God's wounds used at least 4 times in Othello by Shakespeare? गॉड के वुंड्स को क्या कहा जाता है जो शेक्सपियर ने ऑथलो प्ले में 4 बार यूज करा है? गॉड के वुंड्स को कहा जाता है जाउंस, दैट इज नोन एज जाउंस, ज्यूज के वुंड्स। तो वो जो ये जो गॉड के वुंड्स हैं उन्हें कहा जाता है जाउंस। और इसका एक और क्वेश्चन है, जाउंस जो वर्ड है that is used by Shakespeare in Othello। Othello में शेक्सपियर ने इसे यूज करा है, 4 बार इसे यूज करा है जाउंस वर्ड को। Hamlet lying wounded says to his friend Horatio I'm dead। This is an example of, एक आपने एक दिखा होगा, एक इजाबेल और कीट्स का भी है, इजाबेल और द पॉट ऑफ वेयर, 2 ब्रदर्स एंड दे आर डेड मैन। तो एक ना एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसका नाम होता है प्रोलेप्सिस। प्रोलेप्सिस, लैप्स मतलब होता है समय, प्रो मतलब होता है पहले, किसी काम को घटने से पहले ही कह देना, दैट इज नोन एज प्रोलेप्सिस। तो जब हैमलेट जिंदा है और लेकिन उसकी हालत जो है वो मरने वाली है और मरने से पहले ही वो कह रहा है हॉरेशियो आई एम डेड, तो लैप्स यानी कि समय से पूर्व ही किसी काम, जो काम अभी हुआ नहीं है उसे पहले ही कह देना, दैट इज नोन एज प्रोलेप्सिस। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोलेप्सिस। We must believe that emotion recollected in tranquility is an inexact formula. These words occur in। जब आप ये लाइन सुनते हैं इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी तो आपके दिमाग में वर्ड्सवर्थ का ख्याल आता है, लेकिन इसके आगे लिखा इज इनएग्जैक्ट फॉर्मूला। ये किसने कहा है? एक्चुअली ये शब्द जो कहे हैं ये T.S. इलियट के शब्द हैं और उन्होंने अपने वर्क ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में इसे कहा है। T.S. इलियट ने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में उन्होंने ये कहा कि ना इमोशन ना रिकलेक्शन, कोई चीज़ नहीं, केवल एक्सपीरियंस है जो पोएम लिखने के लिए हेल्पफुल होता है। तो T.S. इलियट ने अपने वर्क, अपने एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में ये कहा कि इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी इज एन इनएग्जैक्ट फॉर्मूला। इट मीन्स ये फॉर्मूला बिल्कुल इनएग्जैक्ट है, इससे कहीं तक भी हम पोइट्री नहीं लिख सकते।
द रूलिंग मोनार्क हु वॉज फ्लैटर्ड बाय शेक्सपियर इन मकबेथ इज, किस मोनार्क को शेक्सपियर ने मकबेथ में जो फ्लैटर किया था? जिस समय शेक्सपियर ने मकबेथ का मंचन किया था, मकबेथ दिखाया गया था, उस समय गद्दी पर था जेम्स वन। जेम्स वन को खुश करने के लिए ही ये प्ले लिखा गया था मकबेथ। तो इसका आंसर है आपका जेम्स वन, दैट इज जेम्स वन। Who expressed the view that the language of poetry should not be different from that of people? किसने कहा है कि पोइट्री की लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, साधारण लोगों की लैंग्वेज होनी चाहिए? दैट इज नन अदर देन विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने यह बात कही है कि जो कविता की भाषा होनी चाहिए वो बहुत साधारण भाषा होनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ calls himself a worshipper of nature in his poem। वर्ड्सवर्थ ने अपने आप को वर्शिपर ऑफ नेचर कौन सी पोएम में कहा है? तो वो कहा है अपनी पोएम टिंटर्न एबे में, वर्शिपर ऑफ नेचर। Who has been called the Eve of the Enchanted Island? अभी मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी कि टेम्पेस्ट को द ईव द एंचेंटेड आइलैंड के रूप में, द टेम्पेस्ट और द एंचेंटेड आइलैंड, ये लिखा है ड्राइडन और सर विलियम डेवनेंट ने। और उन्होंने जो है मतलब एक ये कॉमेडी जो है ये लिखी है ये शेक्सपियर के प्ले द टेम्पेस्ट से प्रभावित होके। तो चलिए बात करते हैं, इससे ही आप पता लगा सकते हैं कि ईव ऑफ एंचेंटेड आइलैंड की रहस्यमयी टापू, उस जो मैजिकल टापू है उसकी ईव कौन हो सकती है? तो वो और कोई नहीं है, दैट इज मिरांडा। तो वो है मिरांडा, दैट आंसर इज मिरांडा। And the next question is, who is the speaker of the given line, when we are born we cry that we have come to this great stage of fools? ये लाइंस किसने कही है कि जब हम पैदा होते हैं तो हम रोते हैं कि हम मूर्खों से भरी इस दुनिया में आ गए? ये लाइंस कही गई हैं किंग लियर के द्वारा। These are very famous lines of King Lear। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।